हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपना चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स का। अपन ने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो नेक्स्ट है अपना, वो अपन कुछ विशेष टर्म्स कुछ विशेष शब्दों के बारे में देख लेंगे, जिसे निषेकजन्यता किसे कहते हैं। देखना बच्चों, होता क्या है कि प्लांट का जो स्त्री केसर वाला हिस्सा होता है, आप सब जानते हो, इसको अपन अंडाशय या ओवरी कहते हैं। ठीक है, इसको वर्ती का कहते हैं और उसको ऊपर वाले को वर्ती काग्र बोला जाता है, या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाया जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि प्रत्येक जो वर्तिकाग्र होती है ना, वो उसी जाति के, उसी या इससे मिलती जुलती जाति के पराग कणों को क्या करती है, अपने पर आने देती है, और अपने पर आने के बाद में उसको अंकुरित होने देती है। और अंकुरण जब वो होगा तो उससे पोलन ट्यूब बनेगी और फिर उसमें निषेचन होगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेकजन्यता या कंपेटिबिलिटी बोला जाता है, कि प्रत्येक वर्तिका का किसी विशेष पराग कण के प्रति अनुग्रहित होना क्या कहलाता है, निषेकजन्यता कहलाता है। या इसके साथ अगर किसी अन्य जाति के भी परागकण इसकी वर्तिका पर आएंगे ना, तो ये जो वर्तिका है ना, उनको नहीं लेगी, उनको अपने ऊपर अनुग्रहित नहीं करेगी। ये उनमें से केवल अपनी ही जाति के परागकण को क्या करेगी, यहाँ पर स्थान देगी, और वो उस पर जाकर परागित हो जाएगा और फिर उसमें निषेचन होगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेकजन्यता या कंपेटिबिलिटी बोला जाता है। फिर आती है दूसरी, अनिषेकजन्यता। अनिषेकजन्यता को हम क्या कहते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें यह होता है कि इस पुंकेसर के परागकोश से जो परागकण निकल कर जाएंगे, ठीक है ना, वो परागकण निकलने के बाद में ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसको जाकर वर्तिकाग्र पर जाकर ये परागित हो जाएंगे। और परागण होने के बाद भी इसमें क्या नहीं हो पा रहा है, निषेचन नहीं हो पा रहा है। परागण की क्रिया होने के बाद भी इसमें निषेचन नहीं हो पा रहा है। मतलब में ऐसे कोई अन्य कारक हैं जो इस क्रिया में निषेचन की क्रिया को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनिषेकजन्यता। मतलब में इसमें परागण के बाद भी अगर निषेचन नहीं हो रहा है, परागण की क्रिया होने के बाद भी इसमें क्या नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है। मतलब परागण की क्रिया हो गई और उसके बाद भी अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, तो आप उसको क्या बोलोगे, अनिषेकजन्यता बोलोगे। क्योंकि वो परागण की क्रिया हो सकती है कि इसके साथ में कोई ऐसे अन्य कारक है जो इसमें निषेचन की क्रिया को क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनिषेकजन्यता या इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है। फिर आता है स्व अनिषेकजन्यता। स्व अनिषेकजन्यता हम किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों, स्व अनिषेकजन्यता में क्या होता है, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें स्वपरागण, जैसे इसमें स्वपरागण आप सभी जानते हो, एक ही पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यदि इसमें स्वपरागण हो गया और स्वपरागण के बाद भी इसमें किसका निर्माण नहीं हुआ, बीज का निर्माण नहीं हुआ, निषेचन की क्रिया नहीं हुई, तो इसे बोलेंगे अपन स्व अनिषेकजन्यता। कहने का मतलब है कि स्वपरागण के बाद भी इसमें निषेचन नहीं हुआ, निषेचन की क्रिया नहीं हुई। जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो बीज का निर्माण भी नहीं होगा। तो उस स्थिति में बोलते हैं इसको स्व अनिषेकजन्यता। तो ये तीन ही ऐसी चीजें एग्जाम में वन वर्ड या किस तरीके से पूछ सकता है। निषेकजन्यता में किसी वर्तिकाग्र द्वारा किसी विशेष परागण के प्रति, ठीक है ना, उसको उस पर आना, उसका अंकुरित होना और अंकुरण के बाद में उसमें निषेचन की प्रक्रिया होना, इसे क्या बोलते हैं, निषेकजन्यता। अनिषेकजन्यता का मतलब होता है कि परागण हो चुका है, परागण हो चुका है, मतलब पुंकेसर के परागकोश से परागण यहाँ पर आ चुका है, परागण होने के बाद भी निषेचन नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे अनिषेकजन्यता या इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है। स्व अनिषेकजन्यता की मतलब इसमें स्वपरागण हो गया, स्वपरागण के बाद भी निषेचन या बीज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हम स्व अनिषेकजन्यता या इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है। अब गुणोद्भव, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं।
एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी। तो देखो होता क्या है, आपने देखा ही होगा कि जब परागण की क्रिया होती है, किसकी क्रिया होती है, परागण की, तो जब परागण होता है तो जो परागकण होता है, जो परागकण होता है, उससे यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकलती है ऐसी, वो पोलन ट्यूब, इसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर ये दो केंद्रक होते हैं, और दो केंद्रक में से एक केंद्रक इसमें जो अंड कोशिका से मिलकर क्या बनाता है, 2n, मतलब में युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। इस युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। आप सब जानते हो कि जब परागण होता है तो परागकण इस पर वर्तिकाग्र पर बैठता है, फिर यहाँ शर्करा या भोज्य पदार्थ को खाता है, इससे पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब से दो केंद्रक जाते हैं, एक द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो वो 3n भ्रूणपोष बनाता है या एंडोस्पर्म बनाता है, और एक जो किससे, अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। और युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनी या भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है ना, ये वन वर्ड में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, अपन पढ़ेंगे अब बीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, बीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में, बीज के बारे में, ठीक है ना। तो देखो बीजों के बारे में, बीज एक परिपक्व बीजांड है। देखो अपन अभी देखते हैं इसके बारे में। बीज क्या है, एक परिपक्व, आप सब जानते हो इसको अपन क्या बोलते हैं, बार बार बता चुका हूं मैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये अंदर इस पूरे को बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। तो बीज क्या है, एक परिपक्व बीजांड है। जो बीज है ना वो एक परिपक्व क्या है, बीजांड है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, इसके अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। दूसरा क्या होता है, भोजन संग्राहक बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं, बीज पत्र होते हैं। भ्रूण होता है, बीज पत्र होता है। तीसरा क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। क्या होता है, भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष होता है, ठीक है ना, भ्रूण पोष होता है। और एक और आपका और क्या होता है, और एक होता है आपका बीज चोल। बीज चोल क्या होता है, बीज चोल होता है। तो इस तरीके से आपका भ्रूण, बीजांड क्या है, जो बीज क्या है, जो आपका बीज है, क्या जो आपका बीज है ये एक परिपक्व बीजांड है। इसी बीजांड के अंदर भ्रूण भी होता है, सॉरी इसी बीज, देखो बीजांड से बच्चों क्या बनता है, याद रखना, बीजांड से बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है ना, बीजांड से बीज बनता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। और युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है, ठीक है ना। और अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, ठीक है ना। तो जो बीज है एक परिपक्व क्या है, बीजांड है,
और इस बीजांड के अंदर ही क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, बीज पत्र पाया जाता है जिसमें भोजन का संग्रह होता है, भ्रूण पोष पाया जाता है और बीज चोल पाया जाता है, मतलब में बीज का आवरण पाया जाता है। तो इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बीज है वो क्या है। तो याद रखना बीज क्या है, जो बीज है एक परिपक्व बीजांड है और इस बीजांड के अंदर क्या होंगे आपके, भ्रूण होगा, क्या होगा, बीज पत्र होगा, क्या होगा, भ्रूण पोष होगा, क्या होगा, बीज चोल होगा, ठीक है ना। अब अपन बीज का थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन जानते हैं। अब देखो बच्चों, भ्रूण का निर्माण किससे होता है, भ्रूण का निर्माण किससे होता है, युग्मनज से। युग्मनज से किससे होता है, युग्मनज मतलब में जायगोट से होता है। भ्रूण का निर्माण आपका किससे होता है, जायगोट से होता है, ठीक है ना। किसका निर्माण, भ्रूण, भ्रूण का निर्माण होता है आपका जायगोट से, ठीक है ना। और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से किसका निर्माण होता है आपका, द्वितीयक केंद्रक से किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का, किसका, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक से आपका भ्रूणपोष का निर्माण होगा और जो अध्यवरण होंगे, क्या होंगे, अध्यवरण, अध्यवरण से किसका निर्माण होता है, अध्यावरण। आपने देखा होगा कि अपन ने जब बीजांड की संरचना पढ़ी थी तो दो अध्यवरण पाए जाते थे, बाह्य अध्यवरण और अंतः इनर इंट्यूजमेंट और बाह्य मतलब में एक तो इनर था एक आउटर इंट्यूजमेंट था। तो ये अध्यवरण किसका निर्माण करते हैं, बीज चोल या सीड कोट का निर्माण करते हैं। और बीज पत्र के अंदर क्या होता है, भोजन का संग्रह होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों जब आप बीज की संरचना देखोगे या बीज के बारे में पढ़ेंगे तो चलो बीज जो बीज के बारे में अपन नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ते हैं, या फिर आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है बीज के बारे में कि जो बीज होता है ना, बीज के जो ये मान लीजिए ये एक बीज का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बीज में दो आवरण होते हैं, कितने आवरण होते हैं, बीज के दो आवरण होते हैं। जो अध्यवरण होते हैं ना, अध्यवरण आपने देखे हो बीजांड में दो अध्यवरण पाए जाते हैं, आउटर, वो अध्यवरण ही क्या बनाते हैं, सीड कोट, सीड कोट बनाते हैं, मतलब में क्या बनाते हैं, सीड कोट। और सीड कोट को अपन क्या बोलते हैं, आवरण बोलते हैं, ठीक है ना। अब बीज चोल बोला जाता है सीड कोट को। अब वो बीज चोल, जैसे बाहर वाला जो बीज चोल है ना, उसको आप क्या कहते हो, टेस्टा, क्या बोलते हो, टेस्टा बोलते हो, टेस्टा। और अंदर वाले जो बीज चोल है इसको बोलते हैं टैगमैन, क्या बोलते हैं, टैगमैन बोला जाता है, ठीक है ना। टैगमैन इसको बोला जाता है। फिर इसके अंदर जैसे ही आप जाओगे इसके अंदर, फिर आपके क्या आएंगे, फिर आपका क्या आएगा, बीज पत्र आएगा, क्या आएगा, बीज पत्र आएगा। और फिर बीज पत्र के अंदर आपका क्या आएगा, भ्रूण या एम्ब्रियो पाया जाता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, ठीक है ना। और याद रखना बीज दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक होता है एक बीजपत्री, एक बीज पत्री, ठीक है ना। और एक होता है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो याद रखना बच्चों, बीज पत्र आपने देखा होगा, एक बीजपत्री वह बीज, एक बीजपत्री बीज ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है और इन बीज पत्रों में क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष। याद रखना भ्रूणपोष कैसा होता है, 3N, जो भ्रूण को पोषण देता है। तो एक बीजपत्री पौधों में क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, भ्रूणपोषी बीज भी बोला जाता है। इसके बीज पत्र को आप दो भागों में बांट नहीं सकते हो, जैसे गेहूं है, आपकी ज्वार है, मक्का है, ये एक बीजपत्री बीज के अंतर्गत आते हैं। द्विबीजपत्री जैसे आप जिसके बीज पत्र को आप दो भागों में बांट सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। जैसे चना को आप, ठीक है ना, जैसे कि दालें वगैरह, ये जो अधिकतर होती है जिनके बीज पत्र दो भागों में बढ़ जाते हैं। याद रखना इनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है,
इनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, बल्कि इनमें जो इनका बीज पत्र होता है वही इनमें किसका काम करता है, भोजन का काम करता है। इसलिए द्विबीजपत्री जो बीज है इसको अभ्रूणपोषी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी भी बोला जाता है। तो दो तरह के बीज हुए, एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज, द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज, ठीक है ना। इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है जो भ्रूण को क्या देता है, पोषण देता है, और द्विबीजपत्री में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। इसके बीज पत्र को हम दो, जैसे चने की दाल को, मटर की दाल को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो, तो इनके बीज पत्र को आप दो भागों में बांट सकते हो, और इनमें भ्रूण पत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि इनका बीज पत्र के अंदर ही भोजन का संग्रह होता है। इन्हें अभ्रूणपोषी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आगे इसके बारे में और भी पढ़ते हैं, फिर डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है।